नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल साइन थीटा कॉस थीटा पे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। और इस बार किसके एक्सप्रेशन को फाइंड कर रहे हैं हम लोग? टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्ट कर रहा है इन ए यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इसमें थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनली बोलते हैं इसको मेनली। टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब टॉर्क रखते हैं, सॉरी डाइपोल रखते हैं, तो उसमें टॉर्क एक्टिंग करता है। तो इसका हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो पहली बात हम लोग जान लेते हैं टॉर्क होता क्या है। तो इसे मान लीजिए कि ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है, और इस पे जो कब्जा लगा हुआ रहता है, यहाँ लगा हुआ रहता है कब्जा दो। तो ये जब ये खुलता है, अंदर बाहर ये घूमता है, तो इसका एक रेडियस है, ये रेडियस है। और फोर्स जब हम इधर करेंगे तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा, जब अंदर करेंगे तो इनवर्ड फोर्स लगेगा। कि फोर्स लग रहा है रेडियस पे लग रहा है तो इसका टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू आर। अब तुम लोग फॉर्मूला देख लिए कैसे हुआ। एक जो फोर्स लगा रहे वो, और जो आर होता है ये। तो जो टॉर्क लगता है किस पे? इस पे लगता है। ये जो कब्जा है इस पे लगता है। कि इसको हम लोग रोटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि ये कब्जा है, ये दरवाजे से फिक्स है, तो ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इस पे ये जो फोर्स लगेगा, तो वो जो इस पे फोर्स लग रहा है इस पे, इसी को क्या बोल रहे हैं? टॉर्क बोल रहे हैं। ठीक है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ रहे किस पे? अब हम लोग निकालेंगे इस पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो डाइपोल हम लोग रख रहे हैं, तो उस पे क्या चीज, किस डाइपोल पे टॉर्क कितना लग रहा है वो हम लोग निकालते हैं। इसको पहले हम रफ कर लेते हैं, फिर से हम लोग इसको अच्छा से फिगर बना के हम लोग एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहे हैं? एक डाइपोल को फिक्स कर रहे हैं। डाइपोल को एक इस डायरेक्शन में फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, ये डाइपोल है। डाइपोल मतलब कि एक माइनस क्यू चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अब देखिए ये प्लस क्यू चार्ज और ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। अब ये डाइपोल का लेंथ कितना होता है? 2 है। तो हम लोग इसको मिड पॉइंट मान रहे हैं, तो इसका ये बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो सबका क्लियर हो गया। अब देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस प्लस क्यू से इधर फोर्स लगेगा, लग रहा, इसका कारण इधर फोर्स लग रहा है क्योंकि ये माइनस है, डायरेक्शन चेंज रहेगा। कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसका कारण इधर फोर्स लग रहा है, इसका कारण इधर फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो घूम रहा है, घूमेगा। जैसे मान लीजिए ये इस पे है, इस पे आके हम इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे करके ये घूम रहा है। क्या कर रहा है? ऐसे करके ये घूम रहा है। तो वही चीज है, एक यहाँ पर मिड पॉइंट से वो इसको ऐसे करके वो घुमा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये पैरेलल फोर्स है, बस डिस्टेंस में क्या चीज, डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन पैरेलल है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर, लेकिन ये जो बीच का डिस्टेंस है तो पैरेलल है ना, पैरेलल है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यह क्या फॉर्म कर रहा है? ये क्या कर रहा है? कपल फॉर्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है? कपल फॉर्म कर रहा है। और वो कपल जब फॉर्म करता है, टॉर्क ऑफ कपल फॉर्म करता है, तो क्या फॉर्मूला लग जाता है? फोर्स इंटू क्या लग जाता है? आर्म ऑफ कपल। ठीक है, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल लग जाता है। तब हम इसको यहां तक तो इसको हम लोग देख लिया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? देखिए पहले तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं। जो पहले बताया था कि जो फिगर में उसको हम लोग बताना है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए हैं, उसमें एक डाइपोल रखे, उसका लेंथ 12 है, उसका ये डाइपोल मोमेंट P है, फिर वो एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। इतना हर चीज लिखना होगा। और ये थीटा एंगल पे क्या है? थीटा एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। हर चीज लिख दी है हम लोग, सब चीज लिख दी है। अब देखिए क्या लिखेंगे? देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज प्लस क्यू, क्या बोले थे? एक इस पे फोर्स लग रहा है, एक इस पे फोर्स लग रहा है। प्लस क्यू पे चार्ज कितना लगेगा? ड्यू टू ए, ये में कि 8a, यहाँ ए पॉइंट मान ले रहे हैं, यहाँ बी पॉइंट मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्स यहाँ पर F इक्वल टू क्यू ई, हम लोग पहले पढ़े हैं। E इक्वल टू क्या होता है? F बाई ई, क्यू होता है। तो इससे हम लोग क्या निकला? F इक्वल टू क्यू ई निकल गया। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब वही चीज यहाँ देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू, देयरफॉर फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज माइनस क्यू एट बी, तो इसका भी वही चीज होगा, इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, वही चीज होगा, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका अपोजिट होगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक हम लोग क्या लिख लिए, देखिए हम क्या बोले थे, जब कपल फॉर्म करता है, क्यों फॉर्म करता है, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो, वो दोनों पैरेलल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो वो क्या फॉर्म करता है, कपल फॉर्म करता है। और ये कपल के कारण हम लोग क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, क्या लग रहा है, इस पे, इस पॉइंट पे टॉर्क लग रहा है। ठीक है, यहाँ तक सब चीज सही हो गया। हम लोग इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या कर लिए थे, पहले इसका लिख लिए थे कि फिगर में क्या चीज दिया वो लिख लिए, फिर क्या निकाले, फोर्स निकाले। फिर हम लोग अब क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे दीज फोर्सेस जो हम बताए थे वर्बली, उसको हम लिख दे रहे हैं, दीज फोर्सेस फॉर्म अ कपल विच रोटेट द डाइपोल इन क्लॉकवाइज घुमाएगा, और वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिख सकते हैं, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको जो लिखना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में वो घुमा रहा है, क्योंकि फोर्स इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, तो डायरेक्शन किस पे, उधर, फोर्स मेनली उधर ही काम कर रहा है, वो ऐसे ही इधर ही हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम ये चीज लिख दी है, दिस फोर्सेस फॉर्म अ कपल विच रोटेट। तो इस कपल के कारण जो हम लोग क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। तो हम कपल का फॉर्मूला क्या बताए थे, जब कपल के कारण जब टॉर्क लगता है तो क्या फॉर्मूला बताए थे, टॉर्क के फॉर्मूला क्या बताया था, फोर्स आइदर वन फोर्स, ये फोर्स चाहे वन फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। अब आर्म ऑफ कपल किसको बोलते हैं, आर्म कपल किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ये बोथ फोर्सेस, मतलब कि जैसे एक पैरेलल फोर्स क्या बोलते हैं, पैरेलल लगेगा और अपोजिट लगेगा, तो ये दोनों का बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इस बीच का डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं, और एक ये ड्रॉन कर रहे हैं, किसको मिलाने के लिए, तो इस पॉइंट को क्या ले रहे हैं हम लोग, सी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सी ले रहे हैं। तभी देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, 90 डिग्री बन जाएगा, तो हम लोग को यहाँ लिख देंगे वी ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का परपेंडिकुलर किए हम लोग, यहाँ देखिए सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, सबको हम ई पे, मतलब कि सी उसी पे परपेंडिकुलर किए हम लोग। ठीक है, एंड BC, जो BC है उसका किसका पैरेलल है, F का पैरेलल है, BC किसका पैरेलल बनाए हम लोग, F का पैरेलल बना दिए। ठीक है, अब क्या लिख लेंगे, टॉर्क का फॉर्मूला लिखेंगे, टॉर्क इक्वल टू क्या बताया था, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल, फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। तो देखिए फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल कौन है, AC है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो है, तो AC को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ये AC को हम लोग देखिए तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H होता है, तो AC बाई AB होगा, AC बाई AB, हम लोग इसको बोल सकते हैं, AC बाई AB बोल सकते हैं ना। ठीक है, तो AC का फॉर्मूला क्या, मतलब AC का हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं, AB साइन थीटा बोल सकते हैं, AC को क्या बोल सकते हैं, AB साइन थीटा, तो AC के हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, इक्वल टू F इंटू AB साइन थीटा। ठीक है, अब AB का वैल्यू क्या हो गया, 12 है, AB का वैल्यू क्या है, यहाँ 12 है। अब फोर्स का वैल्यू क्या है, QE है, तो Q, अब फिर इसका वैल्यू यहाँ E हो गया, और ये क्या हो गया, सॉरी QE इंटू 12 साइन थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, Q इंटू 12 क्या हो जाएगा, P, ये E और ये साइन थीटा। P कैसे हुआ, P का फॉर्मूला, डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू Q12। तो ये हो गया हम लोग का टॉर्क का फॉर्मूला, ये हो गया हम लोग का टॉर्क का फॉर्मूला। अब एक स्पेशल केस देख लीजिए, एक स्पेशल केस देख लीजिए। हम लोग देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब कि जीरो होता है, क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब जीरो होता है। तो इसको हम छोड़िए, यहाँ जगह नहीं हो पाएगा, हम इसको रफ करके अच्छे से बताते हैं कि एक स्पेशल केस हम लोग क्या ले रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टॉर्क में किसको बोलते हैं। तो देखिए स्पेशल केस,
स्पेशल केस क्या बोल रहे थे, पहले हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला देखे, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, पी ई साइन थीटा हो गया। अब देखिए अगर ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और टॉर्क का क्या होता है डायरेक्शन, टॉर्क का बताया था माइनस से प्लस होता है, क्या होता है टॉर्क का माइनस से प्लस होता है, माइनस क्यू और इधर क्या हम लोग लिख लिए प्लस क्यू लिख लिए, हम लोग क्या लिख लिए यहाँ पर, इधर माइनस क्यू लिख लिए और इधर क्या लिख लिए प्लस क्यू ले लिए। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाता है, हमेशा नेगेटिव की तरफ जाता है और किधर से निकलता है, पॉजिटिव से निकलता है, ठीक है। तो अब देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पीई साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है डायपोल, तो यहाँ पे 0 डिग्री बना रहा है, तो क्या हो जाएगा टी इक्वल टू पीई साइन 0 डिग्री। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या लिख रहे हैं मैम, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है तो टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम हो गया, ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गया। लेकिन ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो ये स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस दोनों को स्टेबल कर देगा, तो क्या हो जाएगा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। वही अगर ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ले रहे हैं, वो हमेशा किधर जाता है, माइनस की तरफ जाता है और प्लस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो एक डायपोल हम लोग ले रहे हैं, लेकिन इधर हमको इसको हम उल्टा डायरेक्शन में रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको उल्टा डायरेक्शन में रख रहे हैं, ठीक है। इसको हम उल्टा रख रहे हैं तो बीच का एंगल क्या होगा 180 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ई साइन 180, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पी साइन 180, साइन 180 का वैल्यू 0 था, टॉर्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब टॉर्क का वैल्यू 0 हो गया तो ये भी तो वही चीज दे रहा है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये प्लस और ये प्लस रिपेल करेगा, ये माइनस रिपेल करेगा, तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है और क्या नहीं, तो ठीक है। अब हम लोग को एग्जाम में एक चीज और पूछ सकता है कि जो टॉर्क है पी साइन थीटा जो लग रहा है, ये टोटल इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना समा रहा है, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको हम लोग जो ये फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा है, तो इसको सीधा करने में इसमें टोटल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा है, इस टॉर्क में पोटेंशियल एनर्जी कितना लग रहा है, तो जितना इसको सीधा करने में वर्क डन लगेगा ना, उसी को हम लोग बोल देंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या बोले हम, इस जो टॉर्क हम बताए थे उसको टॉर्क को जैसे क्या बोलता है, एक फोर्स उधर लगा था एक फोर्स उधर लगा था, तो दोनों को इधर इधर घुमा रहा था, तो घुमाने में जितना वर्क डन लग रहा है टोटल घुमाने में पर सीधा करने में, उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में लाने के लिए तो जितना वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो एग्जाम में बोलेगा डिफाइन एक्सप्रेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, तो आपको इसी तरह करना होगा जैसे अभी हम करने जा रहे हैं। तो टोटल टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा पी साइन थीटा, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है। अब हम लोग क्या लिख देंगे सेंटेंस में कि जितना भी वर्क डन लग रहा है इसको थीटा डिग्री में ओरिएंट करने में, ओरिएंट मतलब कि घुमाने में, उतना ही सारा पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग का स्टोर हो जा रहा है। क्या हो रहा है, हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जा रहा है। तब हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल वर्क डन लेते हैं, स्मॉल वर्क डन लेंगे तो स्मॉल एंगल में भी हम लोग मोड़ेंगे, तो स्मॉल वर्क डन लेंगे तो स्मॉल वर्क डन लेंगे तो जब टॉर्क पे स्मॉल वर्क डन लेंगे तो क्या हो जाएगा डी थीटा लगेगा, मतलब कि छोटा सा एंगल में हम लोग मुड़ा रहे हैं तभी ना छोटा वर्क डन ले रहे हैं, उसी हम लोग डी डब्ल्यू ले रहे हैं तो डी थीटा से इंटू कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगर वर्क डन सिर्फ रहता तो क्या हो जाता टी इंटू थीटा हो जाता, तो हम लोग यहाँ डी डब्ल्यू ले रहे थे, यहाँ करेंगे डी थीटा कर देंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, डी डब्ल्यू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा पी ई साइन थीटा और यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक सबको सब चीज समझ आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंटीग्रेट कर दे रहे, तो डब्ल्यू का डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पीई तो बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा पीई तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन करने समय, तो बचेगा क्या हम लोग का थीटा 1 से थीटा 2, बचेगा कौन सा हम लोग का साइन थीटा इंटू डी थीटा। थीटा 1 से थीटा 2 क्यों ले रहे हैं, पहले थीटा 1 डिग्री में था, मतलब कुछ भी डिग्री में था, तो इसको फिर हम लोग चेंज किए थीटा 2 डिग्री में, हम लोग वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं डब्ल्यू इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो देखिए हम लोग थीटा 1 थीटा 2 क्यों ले रहे हैं, फिर से हम क्लियर कर दे रहे हैं
कि हम तो अगर हम बोले कि हम तो इसको पूरा 0 डिग्री में कर दे रहे हैं, हम तो बोल रहे पूरा 0 डिग्री में, लेकिन अगर हमको बोल दिया कि नहीं इसको हम घुमा के सिर्फ इतना ही में कर रहे हैं, इतना ही डिग्री में कर रहे हैं, तो कितना वर्क डन लगेगा तब θ1 ये कहलाएगा, θ2 ये कहलाएगा। सब चीज क्लियर होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस पी इंटू माइनस कॉस थीटा, और ये θ2 बाई θ1, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट होता है, फिर लोअर लिमिट आता है। क्या होता है, पहले अपर लिमिट आता है, फिर क्या आता है, लोअर लिमिट आता है। W इक्वल टू पी ई कॉस θ2, ठीक है, माइनस कॉस θ1। अभी जो माइनस था हम इसको बाहर कर दिए हैं, माइनस बाहर कर दिए, लेकिन हम इसको माइनस को बाहर नहीं करेंगे, माइनस यहाँ लगा देंगे, प्लस यहाँ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी ई, सॉरी यहाँ इक्वल टू बार पर लग जा रहा है, पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो जाएगा हम लोग का टोटल वर्क डन का, टोटल ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला मतलब कि ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम लोग ये चीज क्लियर कर लिए। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरफ। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसको हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ओवर एन एरिया हम लोग किसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हम लोग को जानना होगा पहले एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं, पहली बात एरिया था हम लोग स्केलर क्वांटिटी होता था, हम लोग वेक्टर क्यों बोल रहे हैं, तो कुछ कुछ केस में हम लोग को इसको एरिया को वेक्टर क्वांटिटी में लेना पड़ता है। जैसे अगर कोई एरिया है, ये कोई अगर एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, तो इसका जो परपेंडिकुलर जो ड्रॉन होगा ये वो एरिया वेक्टर ड्रॉन होगा। मतलब कि इसका परपेंडिकुलर ये मान लीजिए, ठीक है। अगर ये है प्लेट तो इसका परपेंडिकुलर ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, डीएस से डिनोट कर दे रहे हैं, डीएस से, समझ रहे हैं ना। एरिया वेक्टर किसको बोलते हैं, वो एरिया वेक्टर किसी एरिया का परपेंडिकुलर ड्रॉन होता है। क्या होता है, किसी एरिया का परपेंडिकुलर, जैसे ये एक एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉन ये होगा, तो ये हो गया इसका एरिया वेक्टर। क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर हो गया। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन ये हुआ कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is the measure of the total number of electric field lines of force passing normally through that area। मतलब कि आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं, मैं तो जो बड़बड़ा दिया, जो भी कुछ बोल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया मान लेते हैं, ये कंसिडर कर रहे हैं, कोई एक एरिया कंसिडर कर रहे हैं, इस एरिया को, इसे एरिया में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, खाली है, इस पूरा स्पेस खाली है। लेकिन यही एरिया को हम लोग अगर इसी एक एरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर रख दे रहे हैं। तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका पास होगा इसका एरिया से, क्या होगा, इसका एरिया से इसका पास होगा। मतलब देखिए इसका अंदर से पास हो रहा है, इसका अंदर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास बोलेंगे। लेकिन वो नॉर्मली पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉर्मली मतलब कि उसका परपेंडिकुलर पास होना चाहिए। जैसे अगर ये प्लेट है, या अगर मान लीजिए प्लेट है, तो प्लेट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसको हम रख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा हम लोग क्या करेगा, नॉर्मली पास होना चाहिए। एरिया वेक्टर जैसे पास होता है उसी तरह ये भी नॉर्मली पास होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया आपको हर चीज। इसका डेफिनेशन भी हम इसका रफ करके इसका अगला पार्ट में इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख देंगे, और अगला पार्ट में हम लोग इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो ये रहा इसका डेफिनेशन। जो मैंने बोला था वो बिल्कुल नहीं है, मैंने उसको अपना लैंग्वेज में बोला था, ये हो गया प्रॉपर डेफिनेशन। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। क्या बोले थे, नॉर्मली क्रॉस करना चाहिए एरिया को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अगर मान लीजिए ये नॉर्मली क्रॉस नहीं किया था, कुछ ढीट हुआ नहीं, हम टेढ़ा जाएंगे, इसका ऐसे टेढ़ा जाएंगे, ये हम लोग का प्लेट हो गया था, हम इसका टेढ़ा जाएंगे। क्या जाएंगे, टेढ़ा जा रहे हैं। तो देखिए ये हो गया टेढ़ा, रिजल्टेंट जा रहा है, ये क्या जा रहा है, रिजल्टेंट टेढ़ा जा रहा है। तो ये क्या होगा, दो में टूटेगा। जैसे अगर ये यहाँ पर इसका प्लेट से इसको क्रॉस हो रहा है तो ये दो एंगल में टूटेगा। मतलब दो, एक इसमें टूट रहा है,
एक इसमें टूट रहा है, मतलब कि एक कॉस में टूटेगा ई कॉस थीटा में, और एक ई साइन थीटा में टूट रहा है ना। और ई कॉस थीटा देखिए ये डी नॉर्मल भी है और ये तो नॉर्मल नहीं है, तो हम लोग इसी को लेंगे, क्या करेंगे, इसको लेंगे। समझ रहे हैं? अगर वो डायरेक्शन में गया, कुछ भी डायरेक्शन बनाया, तो क्या लेंगे हम लोग, ई कॉस थीटा ले लेंगे। अगर नॉर्मल गया तो हम लोग नॉर्मली ई ले लेंगे। लेकिन अगर वो कोई डायरेक्शन नहीं बना रहा है, कोई डायरेक्शन मतलब कि कोई डायरेक्शन बना रहा, तो हम क्या ले लेंगे, ई कॉस थीटा। अगर मान लिया कोई डायरेक्शन नहीं बना रहा, हम तब भी ई कॉस थीटा लिए, तो यहाँ तो डायरेक्शन क्या, थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो कॉस 0 का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 हो जाएगा तो ई तो हम लोग का आ ही जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, हम लोग ई कॉस थीटा लेके चलते हैं। अगर डायरेक्शन में होता है तब, और नॉर्मली रहता है तो हम लोग सिर्फ ई लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है, जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग पहली बार डिनोट करते हैं फाई ई से। कैसे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई ई से। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई इंटू डी एस। क्या हो जाएगा, ई डी एस। डी एस किसको हो गया, ये एरिया एलिमेंट हो गया डी एस, और ई क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गया, और ये हम लोग का वेक्टर का साइन हो गया, वेक्टर साइन हो गया। अब वही अगर हम लोग वेक्टर हटा रहे तो क्या लग जा रहा है, ई डी एस कॉस थीटा, और ई कॉस थीटा हम लोग किस लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं। किसके लिए लगा रहे हैं, इसके लिए लगा रहे हैं। कुछ नहीं, बस सिंपल सा है, कुछ लफड़ा नहीं करना आप लोग को, सिंपल सा है, कुछ लफड़ा नहीं है। अगर ये नॉर्मली रहा तो हम लोग सिंपल से इसको ईडीएस लिख देंगे, कोई वेक्टर वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एंगल उंगल ले रहे हैं। नॉर्मली रहेगा तो ये, और अगर कोई एंगल रहेगा तो ये ले लेंगे। नॉर्मली रहेगा तो ये ले लेंगे, कोई एंगल रहेगा तो ईडीएस कॉस थीटा ले लेंगे। कुछ नहीं है इसमें, बस यहीं तक हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का काम तमाम होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं गॉसेस थ्योरम की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग क्लास 12 के लिए। ठीक है, हम लोग इसको पहले समझेंगे, और फिर उसके बाद गॉसेस थ्योरम को प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का गॉसेस थ्योरम, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। गॉसेस थ्योरम क्या होता है क्या नहीं, हम पढ़ेंगे आगे में। तो ये देखिए गॉसेस थ्योरम का डेफिनेशन हो गया। गॉसेस थ्योरम का डेफिनेशन क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। हम लोग उसमें एरिया की तरफ बात की थी, सिर्फ एक एरिया, ओपन एरिया का बात कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। एक क्लोज सरफेस का उसमें जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे निकलेगा, उसको वो 1/e टाइम्स हो जाएगा टोटल चार्ज कंटेन बाय क्लोज सरफेस। तो इसे हम क्या बात कर रहे हैं, जैसे एक क्लोज सरफेस मान लीजिए ये है, ये एक चार्ज कंटेन कर रहा है प्लस क्यू। ठीक है, अब हम ये इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है इस डायरेक्शन में, इससे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, और ये आर का, ये आर है इसका, ये आर यूनिट वेक्टर, मतलब कि डायरेक्शन इसका, आर का डायरेक्शन उधर हो गया। इस छोटा सा हम लोग पार्टिकल हम लोग क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहे हैं। बस छोटा सा पार्टिकल का हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर एन हो, ये एन क्या हो जाएगा, इस एरिया एलिमेंट का यूनिट वेक्टर को बता रहा है, क्योंकि एरिया एलिमेंट का भी डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, डीएस हो जा रहा है। कुछ नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, डीएस का भी ये यहाँ पर ये आर का यूनिट वेक्टर हो गया, क्यों, ये आर का डायरेक्शन को बता रहा है, और ये डीएस हो गया। और ये एन हम लोग यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये डीएस का वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका डायरेक्शन किधर है, आर यूनिट वेक्टर की तरफ, और जो डीएस है उसका एन यूनिट वेक्टर। बस हम लोग एन और आर क्या है, वेक्टर यूनिट वेक्टर क्यों ले रहे हैं, यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए। देखिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम, ये बंद है, इन वैक्यूम इज 1/e नॉट, इज 1/e नॉट, मतलब कि एप्सिलॉन नॉट द टोटल चार्ज कंटेन इनसाइड द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज प्लस क्यू इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो ये हो जाएगा हम लोग का इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन में, कि गॉसेस थ्योरम का जो एप्लीकेशन है वही हो जाएगा। गॉसेस थ्योरम जो लॉ दिया हम लोग को, फॉर्मूला जो दिया है, सॉरी जो फॉर्मूला दिया है उसका ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तब इसका जो हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हम डिनोट तो हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इससे करते हैं, लेकिन जब क्लोज सरफेस का बात आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ई डी एस इस तरह ले लेते हैं। क्या करते हैं, इस तरह का ले लेते हैं। ये वेक्टर का साइन हो गया, और ये क्लोज सरफेस का साइन हो गया, क्लोज्ड सरफेस का साइन हो गया। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या देखें, Q/E नॉट। और ये Q/E नॉट को, Q हम जो क्या है, इनक्लोज्ड है, इसका अंदर का है, इनसाइड है, तो हम लोग Q इनसाइड इसको बोल सकते हैं, Q इन भी बोल सकते हैं, चाहे Q भी आप बोल सकते हैं, आपको जो मर्जी हो वो बोलना हो। ठीक है, यहाँ तक सब चीज क्लियर है, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। इसका हम लोग ये थियोरेटिकल कंसेप्ट यहाँ तक हो गया। ये प्रूफ में फिगर हम लोग बनाए हैं, ये प्रूफ के लिए फिगर बनाया है। ये क्लोज सरफेस हो गया, ये ds इसका डायरेक्शन हो गया, ई भी इसका डायरेक्शन हो गया, एन इसका डायरेक्शन को बता रहा है, आर इसका डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, हम लोग इसका ये हो गया थियोरेटिकल पार्ट। हम लोग यहाँ बढ़ते हैं अब प्रूफ में। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर के बारे में बता देंगे कि जो क्यू चार्ज है वो आइसोलेटेड चार्ज है, सिचुएटेड एट द सेंटर। आइसोलेटेड चार्ज मतलब कि उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, कोई भी एक्सटर्नल कुछ चार्ज कुछ भी चीज उसमें एक्सटर्नल नहीं लग रहा है, रेडियस आर है। तो बस यहाँ तक हम लोग इतना कुछ बता दिए। अब देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेक्टर दिए हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू यहाँ पर जो क्यू चार्ज है वो, और यहाँ आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या है आर यूनिट वेक्टर हम यहाँ बताए थे, आर यूनिट वेक्टर इसका डायरेक्शन को बता रहा है, और यहाँ वेक्टर लिए इसलिए डायरेक्शन बता रहे हैं। ठीक है, अब यही चीज यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये चीज हो गया। अब देखिए जो ds है, ये ds तो हम लोग के, अब मान लीजिए ds हम लोग नॉर्मली ले लेंगे इसको, तो अगर ये तो वेक्टर में यहाँ दिखा रहा है, तो जो ds रिप्रेजेंट कर रहा है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, एन ds से रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, एन ds से रिप्रेजेंट कर रहा है। बात को समझ रहे हैं आप लोग कि जो ये ds है वो एन ds रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि ds को तो हम लोग ds वेक्टर हटा के सीधे तो नहीं लिख देंगे ना कि ds वेक्टर को इक्वल टू ds लिख दे रहे हैं। क्यों नहीं लिख देंगे, हम लोग इसका डायरेक्शन को बताना होगा। तो डायरेक्शन क्या शो कर रहा है, एन यूनिट वेक्टर, तो एन ds हो गया। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, ई ds है। यहाँ तक सही है। अब इसको हम लोग यहाँ तक देखिए ई निकाल लिए हैं, ds भी निकाल लिए। अब हम लोग इसको रफ करके आगे बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे अच्छा से। ठीक है, तो देखिए हम लोग का क्या निकला था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के बाई क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर दिए हैं, कुछ नहीं किए, बस यहाँ एन यूनिट वेक्टर, यहाँ पर सॉरी यहाँ आर यूनिट वेक्टर था, और यहाँ एन ds हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है क्लोज सर्फेस में, ई ds होता है, ये इससे डिनोट करते हैं हम लोग। तो हम लोग इसका फॉर्म में लाने के लिए बस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 1/4 पाई ई नॉट में कैप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ds, और ये आर यूनिट वेक्टर एन यूनिट वेक्टर मिलके 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 होता है, हम इसको लिखेंगे नहीं, जैसे आर यूनिट वेक्टर इंटू एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कर रहे हैं, ये क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेट बोथ द साइड्स ओवर द क्लोज सरफेस, इंटीग्रेट both the sides over the closed surface। यहां तक हो गया। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, मान लीजिए, तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं एस ई डी एस, जो इसका फॉर्म है। अब देखिए तो इंटीग्रेट करते तो कॉमन जो कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाएगा 1/4 पाई ई नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। कौन बचा, ds बचा था, ds को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे s से। टोटल सरफेस का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस क्यू बाई आर स्क्वायर। तो स्पेयर है तो स्पेयर का क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्पेयर का टोटल का जो ये लंबाई है इसका, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये 4 कटा पाई कटा, 4 कटा पाई कटा, ये आर स्क्वायर कटा, ये आर स्क्वायर कटा, तो क्या बचा हम लोग का, ई ds इक्वल टू क्या बचा, क्यू बाई ई नॉट। हम लोग ये प्रूव हो गया। कुछ नहीं किए, बस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, ds निकाले, इसको इंटू किए, इसको इंटीग्रेट किए, और कुछ नहीं किए। अब आगे जाके आपको क्या बोलेगा ना, जैसे यहाँ तो क्वेश्चन खत्म हो गया, लेकिन अगर अगला क्वेश्चन अगर बोल दिया कि ई ds को, इसको आपको क्या कर रहा है, इसको तोड़ के आपको क्या लाना है, कूलम्स लॉ लाना है। क्या लाना है, इसको तोड़ के आपको कूलम्स लॉ में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ई ds का वैल्यू तो हम लोग यहाँ क्यू नॉट निकाल लिए हैं। हम लोग जैसे अगला बार में लिखेंगे तो उसको अलग से हम लोग निकाल के दिखा दें कि ई ds का वैल्यू क्यू नॉट है। जैसे हम लोग बताइए, देखिए फिगर क्या बनाए थे हम लोग, फिगर बनाए थे ये, यहाँ पर प्लस क्यू था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा था इधर ही, और ds भी हम लोग का क्या निकल रहा था, इधर ही निकल रहा था। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट लिए थे, इस पॉइंट से हम लोग निकाल रहे थे, मतलब छोटा सा एलिमेंट लिए थे। ई फिगर याद रखिएगा, जब आपको बोलेगा निकालने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इससे कूलम्स लो,
तो ये फिगर बना दीजिएगा, फिर उसके बाद लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ईडीएस हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, तो ईडीएस मान लीजिए इक्वेशन हम लोग ये फॉर्मूला लिख देंगे, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। अब इसको भूल जाइए, इसको क्या कीजिए, इसको भूल जाइए, वहां तक तो हम लोग सॉल्व कर लिए, तो इसको भूल जाइए। हम लोग अभी यहाँ से नया सिरा से स्टार्ट कर रहे हैं। एक इक्वेशन इसको 1 मान लीजिएगा, एक इक्वेशन 1 मान लिए। अब देखिए इसका बाद काम खत्म हो गया, फिर से लिखिए इंटीग्रेट, मतलब कि इसको हम लोग यहाँ फिर से लिख रहे हैं। तो अब देखिए ये जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर, ये जब ये दोनों वेक्टर हटेगा तो क्या का फॉर्मूला लगेगा, ई डी एस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगेगा। वेक्टर दे तो कॉस थीटा लगेगा। अब ये देखिए थीटा तो हम लोग का 0 है, क्योंकि डी एस भी सेम जगह जा रहा है, ई भी सेम जगह जा रहा है, ई डी एस का बीच में था तो कॉस थीटा 0 है। तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस थीटा का वैल्यू क्या, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डी एस लिख सकते हैं, क्योंकि ई तो हम लोग का कांस्टेंट हो जाएगा, ये एस पे डिपेंड, ये वेरी कर रहा है, एरिया इसका लंबाई पे वेरी कर रहा है, क्योंकि हम लोग एक एलिमेंट लिए हैं, फिर इसको पूरा पे लेंगे तो लंबाई पे वेरी कर रहा है। अब इसको ऐसे मत लिख दीजिएगा, इसको नीचे बाई नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ जगह का मसली उसको ऐसे लिख दिए। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। तो इससे और एक्सपेंड होगा, ई इक्वल टू ई इंटू 4πr² होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्योंकि देखिए ds है, इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, q बाई ई नॉट, पहले दूसरा इक्वेशन क्या आ गया, ये आ गया। तो दोनों को मिला के हम लोग लिखेंगे तो q बाई, तो हम इसको पहले उसको लिख लेते हैं, ई 4πr² इक्वल टू q बाई ई नॉट आया। तो अब ये इधर ही रुक जाएगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे रहे हैं, 1/4πe0/r², और ये q/r², मतलब कि क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, E इक्वल टू 1/4πε0 q/r²। कुछ नहीं किए, बस इसको हम लोग क्या किए, इधर भेज दिए, क्या किए, इसको इधर भेज दिए हैं। यहाँ तक सब चीज क्लियर है। अब देखिए, अब जैसे ये हम लोग एलिमेंट पे ले रहे थे, यहाँ पर हम लोग कोई ना कोई पॉइंट चार्ज तो जरूर होगा। कोई हम लोग क्या कर ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज Q0 ले रहे हैं। अगर वहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज Q0 है, तो इस पे अगर फोर्स लगेगा, ये दोनों के बीच में जो अगर फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर एक Q0 इंटू हो जाएगा, मतलब कि E इक्वल टू क्या होता है, सॉरी F इक्वल टू क्या होता है, EQ होता है ना। तो F हम लोग को पता नहीं है, तो F इक्वल टू E दिया हुआ हम लोग को, तो इसमें एक चार्ज हम लोग क्या कर रहे हैं, Q0 इंटू कर रहे हैं, तो ये किसका फॉर्म में आ जा रहा है, याद करिए किसका फॉर्म में आ जा रहा है, 1/4πε0 इंटू Q0/r², किसका फॉर्म में आ जा रहा है, F का फॉर्म में आ जा रहा है। तो बस इसको हम यहाँ पर इसे बस आपको रफली बता दिए हैं। आपका काम है जो हम रफली बताएं उसको सीरियल वाइज लिखिएगा, सेंटेंस वाइज, मतलब जो भी जैसे F इक्वल टू ई क्यू कैसे आया, अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल फील्ड पे हम लोग कोई भी फोर्स को, कोई भी चार्ज को डालते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगता है, E इंटू Q0 लगता है। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि कोई भी एक्सटर्नल फील्ड पे अगर हम लोग कोई भी चार्ज को रख रहे हैं तो उस पर अगर फोर्स लगेगा तो कितना लगेगा, F इक्वल टू ई क्यू लगेगा, क्या लगेगा, F इक्वल टू ई क्यू लगेगा। तो हर चीज़ आपको बस लिख देना कहाँ से आया है, और जिसके बाद हम जो रफली बताए हैं उसको सीरियल वाइज अरेंज करके लिख देना है। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है। तो हम लोग आज बहुत कुछ पढ़े हैं और बहुत स्पीड में पढ़े हैं, तो आशा करूँगा आप इसको आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे। और हम लोग कल मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम का तीनों एप्लीकेशन, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन, फिर हम लोग का चैप्टर 1 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।